हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम पर्यावरण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अहम साबित होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, जैव विविधता क्या है। इसके ऑप्शन है केवल जानवर, केवल पौधे, जीवों की विविधता और केवल मानव। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवों की विविधता। जैव विविधता की बात कर लेते हैं तो जैव विविधता में सभी प्रकार के जीव शामिल हैं, या तो वो छोटे जीव हों या बड़े जीव हों, सभी प्रकार के जीव जैव विविधता में शामिल होते हैं। इसमें आपके जो सजीव होते हैं यानी पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव जो पारिस्थितिकी में एक प्रकार का बैलेंस बनाते हैं यानी संतुलित करते हैं, यह संरक्षण के लिए काफ़ी जरूरी होता है जैव विविधता, क्योंकि अलग अलग प्रकार के जीवों की हमारे पर्यावरण को बहुत ही आवश्यकता होती है। अगर हम जैव विविधता शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति बायोडाइवर्सिटी से हुई है, और जो शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से बना है, जो आपका बायोडाइवर्सिटी। इसकी शब्द की बात करें तो सबसे पहले जो बायोडाइवर्सिटी शब्द है यानी जैव विविधता शब्द है, उसका जो उपयोग किया था पर्यावरण में वह वाल्टर जी रोजन ने 1985 में इस शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन बाद में यही चलकर ईओ विल्सन ने इसे लोकप्रिय बना दिया। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और जैव विविधता शब्द से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट, यानी इससे जो आपके जैव विविधता शब्द को लोकप्रिय किसने किया या जैव विविधता शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो ऑप्शन इसमें दिया है, पृथ्वी का ठंडा होना, पृथ्वी का गर्म होना, वर्षा, हवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का गर्म होना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में जो आपका अर्थ होता है और सनलाइट से यानी जो सूर्य के प्रकाश से आने वाली लघु तरंगे होती हैं, और पृथ्वी पर अधिक गैसों की मात्रा अधिक होने से फिर वह वापस जो इसके लघु तरंग के जो हीट होते हैं वापस वो पृथ्वी से वायुमंडल में निकल नहीं पाते हैं, जिससे होता क्या है कि पृथ्वी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो यह ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वह सूर्य की गर्मी यानी प्रकाश को, हीट को रोकता है, यह पृथ्वी का तापमान बढ़ाता है, और यह प्राकृतिक प्रक्रिया है, यह अधिक होने पर हानिकारक भी होती है। अब हम जान लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं कि जो आपके सनलाइट यानी जो हीट है, सूर्य के प्रकाश की जो गर्मी है, उसे कौन कौन सी गैसें अधिक मात्रा में रोकती हैं, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। इसमें होता है सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन अगर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसके बाद है मेथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जलवाष्प है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, परक्लोरोकार्बन है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड है। इतनी सारी गैसेस आपके ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती हैं। ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट से होगा क्या, अगर पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी बड़े बड़े ग्लेशियर हैं वो क्या करेंगे, पिघलने लगेंगे, जिससे होगा क्या कि जो तटीय इलाके के जो भी देश हैं या जो राज्य हैं वो डूबने लगेंगे, यानी मानव संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में कौन कौन शामिल होता है। तो एक इसके पहले का जो क्वेश्चन था जैव विविधता, तो जो जैव विविधता है उसमें हम लोग सजीव जीवों की अलग अलग प्रकार की वैरायटी की बात करते हैं, लेकिन जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें हम लोग दोनों की बात करते हैं, यानी सजीव और निर्जीव, यानी बायोटिक और नॉन बायोटिक दोनों, सॉरी बायोटिक और अबायोटिक दोनों की बात करते हैं। इसमें जीव यानी सजीव और निर्जीव दोनों शामिल होते हैं, और इनके बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी तंत्र में। यह ऊर्जा के प्रभाव का भी होता है, प्रवाह भी होता है, और जीवन का आधार होता है। अब हम जो पारिस्थितिकी है यानी इकोलॉजी है, इसके शब्द की उत्पत्ति की बात करेंगे।
तो जो इकोलॉजी शब्द जो है यह ग्रीक भाषा के ओइकस और लोगस से मिलकर बना है। ओइकस का जो सामान्य अर्थ है घर या आवास, और लोगस का अर्थ है अध्ययन, यानी कि इकोलॉजी ओइकस और लोगोस शब्द से मिलकर बना है, और जो यह एक प्रकार की ग्रीस भाषा है। और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो अर्नेस्ट हेकल के द्वारा 1866 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग किया गया था, इकोलॉजी शब्द का। अगर इसके अर्थ की बात करें तो यह जीव और उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों के अध्ययन को दर्शाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र यानी जो इकोसिस्टम होता है, यह इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग एजी टांसले के द्वारा 1935 में किया गया था, जिसका अर्थ होता है कि किसी विशेष क्षेत्र में बायोटिक और अबायोटिक घटकों का परस्पर जो क्रियाशील तंत्र होता है, यानी सजीव और निर्जीव के बीच में क्या संबंध होता है, उसका जब अध्ययन किया जाता है तो वह आपका पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम कहलाता है। और पारिस्थितिकी यहाँ पे दोनों अलग अलग शब्द हैं, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। जो पारिस्थितिकी है इस शब्द का जो प्रयोग किया था अर्नेस्ट हेकल के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था 1866 में, और जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह 1935 में एजी टांसले के द्वारा इस शब्द को दिया गया था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 22 अप्रैल, यानी हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। रीजन इसका यह होता है कि यह पर्यावरण में जागरूकता फैलाना होता है, और यह जो आपका दिवस है पृथ्वी दिवस, यह एक वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है, यानी पूरे विश्व में मनाया जाता है, और यह संरक्षण का संदेश देता है, यानी कि हमें पृथ्वी को बचाने के लिए जो उपाय होते हैं, जो मानवों के द्वारा ऐसी गतिविधि की जाती है जिससे पृथ्वी यानी यहाँ पे मानव जाति को संकट यानी खतरा पैदा हो जाए, तो उस प्रकार के संदेश दिए जाते हैं कि आपको कम से कम पृथ्वी को ऐसी गैसों का उत्सर्जन कम करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक हानि होती है। अब हम पर्यावरण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दिवस की बात कर लेते हैं। तो 2 फरवरी की बात करें तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यही आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। और 22 मई की बात करें तो यह जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, और 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 8 जून विश्व महासागर दिवस, 17 जून मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 1 से 7 अक्टूबर वन्य जीव सप्ताह यह सिर्फ भारत में मनाया जाता है। 1 से 7 अक्टूबर के बीच में वन्य जीव सप्ताह, और 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस भारत में। तो यह कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो यह इस जो सौर ऊर्जा है इसको जानने के लिए पहले हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या कहता है सौर ऊर्जा के बारे में, कि वो किस प्रकार की ऊर्जा है। वैसे देखें तो ऊर्जा आपकी यहाँ पे कई प्रकार की बताई गई है। एक नवीकरणीय ऊर्जा है, दूसरी है अनवीकरणीय ऊर्जा, तीसरी है परंपरागत ऊर्जा, और चौथी है गैर परंपरागत ऊर्जा। इन चारों टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि जो ये चारों टॉपिक है इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो ऐसी ऊर्जा जिसे हम लोग बार बार, ऐसी ऊर्जा जो बार बार प्राकृतिक रूप में बनती रहती है, उसे हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। यह खत्म नहीं होती है, या होती भी है तो बहुत धीरे धीरे होती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब जो ऊर्जा यानी जो आपकी एनर्जी हमेशा क्या है प्राकृतिक रूप में बनती रहती है। जैसे
जो आपका सौर ऊर्जा होगा यह नवीकरणीय ऊर्जा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि सनलाइट यानी रोज हमें सन से लाइट मिलती है, यानी उससे सनलाइट जो आपकी सौर ऊर्जा है रोज मिलती है। पवन यानी जो हवा होती है उससे रोज मिलती है, जल से मिलती है, तो यह नवीकरणीय है, यानी ये जल्दी खत्म भी नहीं होंगी और हमें रोज मिलती रहेंगी। और नवीकरणीय ऊर्जा ये होता है कि जो आपकी इस प्रकार की ऊर्जा जो एक बार यूज करने पर खत्म हो जाए और जल्दी यह बन नहीं सकती, यानी जल्दी सीमित मात्रा में उपलब्ध होती हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु गैस, यानी इन प्रकार का जो भी आपकी ऊर्जा है, अगर हम उसका यूज एक बार कर लेते हैं तो यह दोबारा हमको रीयूज करने के लिए नहीं मिलती हैं। यानी कि इसकी एक सीमित भंडार है, जिससे आप इसे एक बार यूज कर लेंगे तो यह दोबारा खत्म होती जाएंगी, यानी कि दिन पे दिन इसकी कमी होती जा रही है। अब परंपरागत ऊर्जा की बात करें तो परंपरागत का मतलब जो परंपरा से जुड़ा है, यानी ऐसी ऊर्जा जो लंबे समय तक उपयोग में आने वाले हैं, जिसे पारंपरिक स्रोत होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, जल, विद्युत। तो ये आपके पारंपरिक ऊर्जा हैं, यानी कि ये पीछे काफी लंबे टाइम से इस ऊर्जा का यूज करते हम लोग आ रहे हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा यानी ये आधुनिक या नए ऊर्जा स्रोत होते हैं जो पर्यावरण के लिए बेहतर माने जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा। यह आपके नवीकरणीय, अनवीकरणीय, परंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा के जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखें, साथ में उसके उदाहरण को भी समझते चले हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो सौर ऊर्जा है यह सूर्य से प्राप्त होती है और यह कभी खत्म नहीं होती है, और यह एक प्रकार की प्रदूषण भी कम से कम करती है, तो इसे स्वच्छ ऊर्जा भी कह सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।